हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा का एक बेहतरीन कंसेप्ट जिसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। और ये कंसेप्ट के लिए आपको थोड़ी सी जावा में की समझ होनी चाहिए, मतलब आपकी लूप कैसे चलती है, एरे कैसे बनता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये जावा का एक बहुत ही कोर कंसेप्ट है, ठीक है। तो मैं सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल रखूंगा क्योंकि थ्योरी तो ऑलरेडी आपने अपनी क्लासेस में पढ़ाई होगा। तो प्रैक्टिकली हम लोग समझते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है। और आपसे मुझे चाहिए क्या, थोड़ा सा प्यार, मतलब आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो। और हाँ, कंटेंट के बाद, लेक्चर के बाद आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, इसमें क्या और सुधार किया जा सकता है और क्या बेहतर तरीके से डिलीवर किया जा सकता है। और अगर अच्छा लगे तो तारीफ भी करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है। तो एक्सेप्शन का सिंपल मतलब समझिए एरर, ठीक है। लेकिन कैसी एरर, आइए हम लोग इसको सीधा सिस्टम से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है 2 नंबर को ऐड करने का, और इस प्रोग्राम में इस समय कोई एरर नहीं है, ठीक है। अगर आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो ये प्रोग्राम आपको सिंपली क्या करेगा, 2 नंबर का जो ऐड होगा, जो सम होगा, उसको दिखा देगा, ठीक है। तो अब अगर मैंने कहा मैंने यहाँ से सेमीकोलन हटा दिया, तो सेमीकोलन हटाते ही ये क्या बन गया, यहाँ पे इस प्रोग्राम में क्या है, रन करेगा, नहीं रन करेगा, ठीक है। तो नहीं रन करेगा, इसका मतलब सेमीकोलन एक्सपेक्टेड यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये जो एरर आई आपके पास, इस एरर को बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। और कंपाइल टाइम एरर को हमारा कंपाइलर ट्रेस करता है, और बिना इसको सही किए आपका प्रोग्राम आगे बढ़ेगा नहीं। तो एक्सेप्शन मतलब एरर, पहले हमको समझना पड़ेगा एरर, तब जाएंगे एक्सेप्शन की तरफ। तो ये है हमारा कंपाइल टाइम एरर। अब क्या है, एक होती है लॉजिकल एरर। जैसे मान लीजिए मुझे किसी ने कहा यार 2 नंबर जोड़ना है, तो मैंने कहा 2 नंबर सब कुछ सही किया, लेकिन जोड़ने की जगह क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस प्रोग्राम में आप देखेंगे, इस प्रोग्राम में कोई भी समस्या नहीं है। ये प्रोग्राम जब आप चलाएंगे तो बिल्कुल चलेगा। लेकिन इस प्रोग्राम में दिक्कत क्या है कि जब हमको चाहिए क्या था, सम, और रिजल्ट क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन का। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्राम जो लॉजिकल एरर होती है वो लॉजिक की गलती होती है। मतलब मुझे करना था ऐड और मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। तो ये किसकी प्रॉब्लम है, ये लॉजिक की प्रॉब्लम है। उसको कोई दूसरा प्रोग्रामर ही दूर कर सकता है, कोई और इसको सही नहीं कर सकता, ठीक है। तीसरी जो एरर की कैटेगरी आती है उसको बोलते हैं रन टाइम एरर। और रन टाइम एरर को ही बोलते हैं एक्सेप्शन। इसका क्या मतलब हुआ, रन टाइम एरर का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपने कहा a डिवाइड बाई b, मान लीजिए b को हमने 2 कर दिया। तो अब यहाँ पर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा ना, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, मतलब 5 आंसर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आने वाला है 5। आप देखिए बिल्कुल आराम से, रिजल्ट 5 है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, रिजल्ट 5 आने के बाद, लेकिन अगर हमने b को 0 कर दिया, तो आपको पता है कि जब भी किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो एक इन्फिनिटी सिचुएशन जनरेट होती है। तो हमारा सिस्टम भी उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसको बोलते हैं रन टाइम एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन बोलेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आपने b को 0 किया तो ये क्या हो गया, अब इस प्रोग्राम में आप देखेंगे कि एक्सेप्शन आ जाएगी, ठीक है। एक्सेप्शन आ जाएगी। तो एक्सेप्शन को देखिए, आपने यहाँ पे देखिए आगे ने java.lang.arithmetic exception divide by 0। इसका मतलब अभी आपने जब इसको 2 किया था तो प्रोग्राम आपका चल रहा था, 2 किया था तो प्रोग्राम आपका चल रहा था। जैसे ही आपने 0 कर दी, प्रोग्राम चलना बंद हो गया। तो ये जो एक्सेप्शन आई, इसको बोलते हैं रन टाइम एक्सेप्शन, और इसी को हमको हैंडल करना है। अब इसको साधारण जीवन में समझिए। साधारण जीवन में समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक प्रोग्राम था, अभी ये क्या था, एक प्रोग्राम था जो बिल्कुल सही काम कर रहा था, इसको काम करने में कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ये 0 हुआ, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, ठीक है। कहने का मतलब कि मैंने एग्जाम्पल भी कई बार आपको बताया कि एक व्यक्ति है, अपने घर से निकला, कोई आदमी है, अपने घर से निकला, बिल्कुल फिट फाट सही था, एक्सीडेंट हुआ, उसकी डेथ हो गई। तो इसका मतलब कि घर से निकला था तो एकदम परफेक्ट था, एक खास सिनेरियो में उसको प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, मतलब आदमी की डेथ हो गई। आदमी की डेथ का मतलब प्रोग्राम टर्मिनेट, ठीक है। तो यार ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई घर से निकले, एक्सीडेंट और उसकी डेथ हो जाए, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमको सही करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा तब। क्योंकि इसीलिए जब आप घर से निकलते हैं तो क्या लगा के निकलते हैं, हेलमेट लगा। कहाँ हेलमेट लगाते हैं, सर पे, क्योंकि सर पे चोट लगने से सबसे ज्यादा खतरा है। तो अब एक्सेप्शन कहाँ आ रही है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमने 2 दिया, मान लीजिए यहाँ पे आपने कह दिया कि सम अदर वर्क। यहाँ पे हमको क्या करना है, हमने कहा कि सम अदर वर्क, है ना। तो हमने कहा ठीक है, जब 2 दिया था तो दोनों, ये प्रॉब्लम आपकी, आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम कंपाइल हो गई
और कंपाइल होने के बाद यहाँ पे रिजल्ट 5 सम अदर वर्क आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसको जीरो करेंगे प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। आपने इसको जीरो किया, प्रोग्राम क्या हो गया, टर्मिनेट हो जाएगा। और टर्मिनेट होने में खास बात क्या है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो जब टर्मिनेट हुआ तो ध्यान दीजिए कि टर्मिनेट किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, डिवाइड बाई जीरो की वजह से हुआ। तो हमने कहा ठीक है यार, चलो इस ब्लॉक में दिक्कत है, डिवाइड बाई जीरो से होने से दिक्कत है, लेकिन ये वाला काम तो मेरा करो, ये जो काम है जो अदर वर्क इसको करो। मतलब हम बाइक से निकले हैं, गिर सकते हैं, लेकिन गिरने का मतलब मर जाना थोड़े है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, हमने कहा कि चलो ठीक है, इसको ऐसे करते हैं कि हमें हेलमेट पहनाना है। तो हेलमेट कैसे पहनाएंगे, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम इस जगह पे आ रही है। तो यहाँ पे हेलमेट पहनाए, तो हेलमेट क्या है, ये हमारा है ट्राई, ये हमारा हेलमेट है। और हेलमेट बंद किससे होता है, हेलमेट बंद होता है एक ब्लॉक से जिसको बोलते हैं कैच। ठीक है, ये है कैच। और यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे एक बनी बनाई क्लास होती है एक्सेप्शन, यहाँ पर उसका एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है एक्सेप्शन क्लास का। और यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे आप कोई मैसेज एक्शन दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया प्रॉब्लम इन डिवाइड। ठीक है, तो ये है एक्सेप्शन हैंडलिंग का बेसिक सिंटैक्स, आप देख सकते हैं। अब क्या है, जैसे आपने मान लीजिए 2 दिया, जब आपने यहाँ पे 2 दिया तो क्या होगा, a डिवाइड बाई बी होगा, मतलब यहाँ पे 5 आएगा, रिजल्ट 5 आएगा, कहेगा सम अदर वर्क, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पे मैंने क्या किया, कंपाइल किया और रन कराया मैंने, तो यहाँ पे रिजल्ट 5 सम अदर वर्क, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसको जीरो करेंगे, तो जीरो करने पे इसका मतलब है कि इस ब्लॉक में क्या आने वाली है, इस ब्लॉक में आने वाली है एक्सेप्शन। और जब इस ब्लॉक में आएगी एक्सेप्शन, तो ये इस ब्लॉक में जैसे एक्सेप्शन आएगी दौड़ के कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा कैच ब्लॉक में। और कैच ब्लॉक में क्या करेगा, जो भी काम होगा उस काम को करेगा और फिर अगले काम को कंटिन्यू करेगा। इसका मतलब है जब मैंने जीरो दे दिया तो आएगा प्रॉब्लम इन डिवाइड और फिर आएगा सम अदर वर्क। आप इसको देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इसको कंपाइल करके इसको रन कराया, अब देखिए प्रॉब्लम इन डिवाइड सम अदर वर्क यहाँ पे आ गया। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक बेसिक प्रोग्राम है। इसके साथ ही साथ जैसे कैच के साथ में एक और कीवर्ड लगता है जिसको बोलते हैं फाइनली। ठीक है, फाइनली कीवर्ड का मतलब है कोई एक्सेप्शन आए या नहीं आए, ये वाला ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। कहने का मतलब दिस ब्लॉक विल एग्जीक्यूट, ब्लॉक विल एग्जीक्यूट एट एनी कॉस्ट। ठीक है, मतलब ये किसी भी तरीके से एक्सेप्शन आती है। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपने 2 दे दिया, ठीक है, आपने 2 दे दिया, तो 2 पे भी यहाँ पे तो एक्सेप्शन आएगी नहीं, क्योंकि आपने 10 को जब 2 से डिवाइड किया तो 5 आएगा, तो एक्सेप्शन नहीं आएगी, आप देख सकते हैं। लेकिन ये तब भी चलेगा, ठीक है, तो तब भी चलेगा। यहाँ देखिए दिस ब्लॉक विल एग्जीक्यूट एट एनी कॉस्ट आ गया। अब क्या है कि अगर हमने एक्सेप्शन आई भी तो भी चलेगा। ठीक है, तो एक्सेप्शन आई भी तो भी चलेगा, मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम इन डिवाइड आया, दिस ब्लॉक विल एग्जीक्यूट एट एनी कॉस्ट, फाइनली ब्लॉक, और यहाँ पे सम अदर वर्क आ गया। कहने का मतलब कि अगर कोई भी काम आपको ऐसा करना है जिसमें आपको ये लग रहा हो कि इस काम को यार करना ही करना है, चाहे एक्सेप्शन आए चाहे नहीं आए, तो उसको कहाँ पर रख दीजिए, फाइनली के अंदर आप रख सकते हैं किसी भी काम को जिसको आपको लग रहा है कि करना ही करना है। और ये ऑप्शनल ब्लॉक है, मतलब इसको लगाना जरूरी नहीं है। जैसे ट्राई के साथ कैच एक मैंडेटरी ब्लॉक है कि ट्राई लगाएंगे तो कैच लगाना पड़ेगा, लेकिन ट्राई के साथ में फाइनली एक ऑप्शनल ब्लॉक है, मतलब लगाएं या ना लगाएं उसमें आपकी इच्छा के ऊपर है, मतलब आपकी जरूरत के ऊपर ऐसा कर दीजिए। ठीक है, ये तो एक बात हो गई यहाँ पे। यहाँ तक तो आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आइए फिर से देखते हैं इसके अब आगे क्या है। तो इसके आगे अब ये है कि हमारे पास ढेर सारी बनी बनाई क्लासेस होती हैं, एक्सेप्शन क्लासेस होती है। जैसे आपने एक्सेप्शन अभी यूज किया था तो हमारे पास होती है आईओ एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, जब किसी तरह की इनपुट आउटपुट की प्रॉब्लम हो। अर्थमेटिक एक्सेप्शन अभी आई थी जब नंबर 0 से डिवाइड होता हो, ये आपको समझ में आ ही रहा हो। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, जैसे एक एरे है, एरे में 10 एलिमेंट है, आपने एरे के 50वें एलिमेंट को एक्सेस करना चाहा तो भाई साहब जब 10 ही एलिमेंट हैं तो 50वां एलिमेंट कहाँ से आएगा, दैट इज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, स्ट्रिंग के किसी ऐसे कैरेक्टर को एक्सेस करना चाह रहे हैं जो अवेलेबल नहीं हो। जैसे मान लीजिए मैंने नेम के अंदर दिया जय और आप एक्सेस करना चाह रहे हैं नेम ऑफ 30, तो जय में तो 0 1 2 कुल 3 कैरेक्टर है, तो 30 वाला कहाँ से मिलेगा। ठीक है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, किसी क्लास को यूज कर रहे हैं जिसका ऑब्जेक्ट जो आपको नहीं मिल रही है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज करना बिना उसको इनिशियलाइज किए हुए। तो ये आएंगे, इन सब चीजों को समझाएंगे आपको बाद में। ठीक है,
अब इसका इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सिंगल ट्राई विथ मल्टीपल कैच के साथ में। कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि किसी ब्लॉक में कई एरर्स आ रही हैं, मतलब एक कोई ब्लॉक है, कई एरर आ रही हो, तो जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पर हम लोग आ गए, यहाँ पर मान लीजिए मैं इस जगह पे, अब यहाँ पर मैं एक कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक लूप ले लिया, आई ले लिया, और आई के बाद हमने यहाँ पे हमने एक लूप चला लिया। हमने कहा फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस आर इक्वल देन 3 आई प्लस प्लस। मतलब मान लीजिए हमें कुल मिलाकर के 3 काम करवाने हैं, ठीक है। अब इस 3 काम करवाने में क्या है कि जैसे अब इस 3 काम में मैं जानबूझ के ऐसे कामों को लिख रहा हूँ जिस काम में एरर आएगी, प्रॉब्लम इन डिवाइड नहीं, बस प्रॉब्लम लिख लेते हैं, प्रॉब्लम इन कोड लिख लेते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम इन कोड। तो अब मैंने जानबूझ के क्या किया कि कुछ ऐसी सिचुएशन जनरेट करी जिसमें एक्सेप्शन आए ही आए। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्विच लगा दिया और स्विच के अंदर आई लगा दिया, और यहाँ पर मैंने कहा केस 1, भाई लूप 1 2 3 है, तो आई यहाँ पे आई की वैल्यू पहले 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी। तो हमने जानबूझ के ऐसी सिचुएशन जनरेट करी जिससे एक्सेप्शन आए। क्या एक्सेप्शन आए, हमने एक वेरिएबल लिया ए इक्वल टू 10 कर दिया, बी इक्वल टू 0। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इसको क्या करेंगे, ए डिवाइड बाई बी, तो एक्सेप्शन आनी है। कौन सी एक्सेप्शन आनी है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आनी है ना। फिर मैंने कहा कि जब आई की वैल्यू 2 हो तब क्या करो, मैंने कहा यार ऐसा करो, एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लो नेम, और नेम के अंदर क्या कर दो, नेम के अंदर कर दो आप जय। और जब आप जय कर दोगे, और फिर किसको एक्सेस करना चाहते हैं, हमने कहा कि हम एक्सेस करना चाहते हैं नेम ऑफ कैरेट, ठीक है, किसको, 50वें लोकेशन करेक्टर को। भाई साहब 50वां लोकेशन, यहाँ पे तो 3 करेक्टर ही है, 0 1 2, 50वें पे तो कुछ है ही नहीं। जब 50वें पे है ही नहीं तो कहाँ से प्रिंट करेगा, ठीक है, तो ये भी एक्सेप्शन है। उसी तरीके से केस 3 में हम लोग गए। केस 3 में मैंने क्या किया, एक एरे बना लिया, INT एरे, और एरे में मान लीजिए हमने 3 नंबर रखा, 10 20 30, और मैं एक्सेस किसको करना चाहता हूँ, मैं एक्सेस करना चाहता हूँ एरे ऑफ 70 को। तो कुल जब भाई साहब 3 ही कैरेक्टर हैं, 0 1 2, तो 70 कहाँ से मिलेगा, आपको मिलेगा ही नहीं, और जब मिलेगा ही नहीं तो एक्सेप्शन आएगी। तो ये 3 एक्सेप्शन आ गई, ठीक है। तो अगर आप इस कोड को ध्यान से देखें तो हमने क्या किया है, 1 से लेके 3 बार लूप चलाया है। पहली बार यहाँ पर हुआ ए डिवाइड बाई बी, दूसरी बार क्या हुआ, नेम को, अब 3 एक्सेप्शन आ रही है। अभी चूंकि 3 एक्सेप्शन आएगी तो जितनी बार एक्सेप्शन आएगी ना, बार बार दौड़ के कहाँ पे जाएगा, कैच ब्लॉक के अंदर जाएगा। तो पहले क्या आएगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगा, प्रॉब्लम इन कोड, मतलब अगर हम इसी को प्रिंट कराएं तो पहले प्रिंट करेगा प्रॉब्लम इन कोड, फिर यहाँ पे आएगा प्रिंट करेगा प्रॉब्लम इन कोड, फिर यहाँ पे आएगा प्रिंट करेगा प्रॉब्लम इन कोड। अब इसको जरा ध्यान से देखिए आप यहाँ पर, तो अगर ये बार बार एक ही मैसेज दे रहा है, प्रॉब्लम इन कोड, प्रॉब्लम इन कोड, प्रॉब्लम इन कोड, प्रॉब्लम इन कोड, ये तो गड़बड़ बात है यार। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास, जैसे आपने किसी को फोन लगाया, ठीक है, और फोन लगाने के बाद जैसे आप एक ही मैसेज आ रहा है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आपको कितना बुरा लगेगा, बुरा लगेगा ना। कहने का मतलब कि आज की डेट में आप क्या चाहते हैं, आज की डेट में आप चाहते हैं कि आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है आपको बताए कि नंबर बिजी है, कि नंबर नॉट रीचेबल है, कि आउट ऑफ कवरेज एरिया है, ये पूरा प्रॉपर मैसेज आप जानना चाहते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है कि अब हमको एक प्रॉपर मैसेज देना होगा ना भाई, जब अर्थमेटिक एक्सेप्शन है तो ये बताओ कि यहाँ पर जब अर्थमेटिक एक्सेप्शन है तो इसका मैसेज दो, जब स्ट्रिंग का मैसेज है तो इसको दो, जब एरे की एरर है तो उसको बताओ। तो इसके लिए हमको एक ट्राई के साथ क्या लगाना पड़ता है, मल्टीपल कैच लगाना पड़ेगा। कैसे, जैसे यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं किसको, अर्थमेटिक एक्सेप्शन को, और अर्थमेटिक एक्सेप्शन के अंदर हमने क्या दे दिया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन के अंदर मान लीजिए हमने नाम रख दिया ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या, प्रॉब्लम इन डिवाइड, ठीक है, ये कह सकते हैं। फिर हमने दूसरा कैच लगा दिया, क्या, हमने कहा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, ARE, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे बता दिया क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हमने कहा प्रॉब्लम इन एरे, ठीक है, आपने कहा प्रॉब्लम इन एरे। उसी तरीके से एक हमने कहा क्या, कैच, और यहाँ पे क्या लगा दिया, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, SRE कर दीजिए इसको, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया SOP, प्रॉब्लम इन स्ट्रिंग, प्रॉब्लम इन स्ट्रिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 तरह के एक्सेप्शंस आ गए। पहला प्रॉब्लम इन डिवाइड, प्रॉब्लम इन एरे, और प्रॉब्लम इन स्ट्रिंग्स।
अब ये आप देखिए कि यहाँ पर ध्यान से देखिए तो ट्राई एक ही है, और इस ट्राई के साथ में कैच कितने लग गए, 1 2 3। ठीक है, क्यों? मैं ये चाहता हूं कि जब अर्थमेटिक एक्सेप्शन आए तो अर्थमेटिक वाला मैसेज आए, जब स्ट्रिंग वाला एक्सेप्शन आए तो स्ट्रिंग वाला मैसेज आए, जब एरे वाला एक्सेप्शन आए तो एरे वाला मैसेज आए। इसीलिए हमने एक ट्राई के साथ कितने कैच लगा दिए, 3 कैच लगा दिए, जो हम बिल्कुल लगा सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम को जब आप रन कराएंगे तो आप इसका आउटपुट को देखिए, जहां ऊपर सॉरी यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पे प्रॉब्लम इन कोड, प्रॉब्लम इन कोड, प्रॉब्लम इन कोड 3 बार वही लिखा था। अब क्या हो गया, प्रॉब्लम इन डिवाइड, पहली बार अरिथमेटिक एक्सेप्शन आई, प्रॉब्लम इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आई, फिर प्रॉब्लम इन एरे, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आई, फिर सम अदर वर्क। यहाँ पे जो अगला काम था वो आ गया। तो आप ये देख सकते हैं कि एक ट्राई के साथ में आपने मल्टीपल कैच को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट ये वाला भी आपको समझ में आया होगा, एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। अगर समझ में आया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। ठीक है, इसका जो अगला कंसेप्ट है ना, वो क्या है, वो 2 तरह की एक्सेप्शन होती है, एक होती है कॉट एक्सेप्शन और एक होती है अनकॉट एक्सेप्शन। कॉट एक्सेप्शन का मतलब कि जो कंपाइलर ही जिसको ट्रेस करे। अभी तब अब यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे कि मैंने कहा कि ऐसी एक्सेप्शन जो रन टाइम पे आए उसे रन टाइम एक्सेप्शन बोलते हैं, फिर मैं कह रहा हूँ कंपाइलर ट्रेस करेगा। तो कुछ सिस्टम ऐसा है, थोड़ी देर में आपको ये बात समझ में आएगा, लेकिन इसको समझने के लिए आपको 2 चीज और समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा थ्रो एंड थ्रोज में क्या फर्क होता है। तो पहले हम लोग समझेंगे थ्रोज को और फिर समझेंगे थ्रो को। देखिए, अगर थ्रोज का सिंपल आप काम समझना चाहते हैं तो थ्रोज का मतलब होता है कि अगर हम किसी कॉट एक्सेप्शन को, कॉट का मतलब जो एक्सेप्शन कंपाइलर ट्रेस कर रहा है, उस एक्सेप्शन को कैच नहीं करना चाहते, मतलब ट्राई कैच नहीं करना चाहते, तो हम यूज करते हैं थ्रो का। इसका क्या मतलब है, मैं आपको इसको सिस्टम से समझाता हूँ, मतलब इसको आपको आइए सिस्टम पे प्रोग्राम बना करके समझाता हूँ। तो इस कोड को हटा दिया जाए, मेरे ख्याल से कोड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये कोड मैं आप कहें तो मैं इस कोड को रख लेता हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को जिससे दे सकूँ कि ये आप लोग अगर ज़रूरत पड़े तो इस कोड को मैं अभी कहीं सेव करके रख लेता हूँ, फिर डिस्क्रिप्शन में आप कहेंगे तो मैं दे सकता हूँ इन सारे कोड्स को। ठीक है, तो आइए यहाँ पे आगे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि थ्रो एंड थ्रोज में क्या फ़र्क है। देखिए, थ्रोज को हम लोग समझने वाले हैं, बड़े प्रैक्टिकल ढंग से मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए हमें कोई वैल्यू रीड करनी है ना, तो हमारे पास एक क्लास होती है बफर्ड रीडर, ये बनी बनाई क्लास है। ठीक है, बफर्ड रीडर। ठीक है, और जैसे इस क्लास को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए java.io.bufferedReader रीडर आ गया। मतलब ये कहाँ किस पैकेज के अंदर डिफाइंड होती है, आईओ पैकेज के अंदर डिफाइंड होती है। तो अगर हमें कोई वैल्यू रीड करनी हो तो एक तो हमारे पास स्कैनर है जो आप यूज करते हैं स्कैनर, एक और रीड करने का तरीका है बफर रीडर से। बफर रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू न्यू बफर रीडर। ठीक है, बफर रीडर कहता है कि जब मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा ना तो मुझे एक दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट चाहिए। तो आप चाहें तो रन टाइम में क्या आप एक दूसरी क्लास किसका ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट चाहिए, उस क्लास का नाम क्या है, इनपुट स्ट्रीम रीडर। ठीक है, ये क्लास है, आपने इसका नाम दे दिया इन, और न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर आपने कर दिया। इनपुट स्ट्रीम रीडर कहता है कि मुझे चाहिए सिस्टम की इनपुट मेमोरी का रेफरेंस, तो ये सिस्टम डॉट इन आ गया और यहाँ पे पास कर दीजिए इन। ठीक है, तो ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, हमें एक वैल्यू को रीड करना है। वैल्यू को रीड करने के लिए मेथड कौन सा है, रीड लाइन। किसका मेंबर है, बफर रीडर का। तो हमने एक बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ध्यान से समझिएगा। बफर रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया br इक्वल टू न्यू बफर रीडर किया, और इस बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनाते समय हमें किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, इनपुट स्ट्रीम रीडर का। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट आपने पास कर दिया, और इसका ऑब्जेक्ट बनाते समय आपको क्या चाहिए, सिस्टम की इनपुट मेमोरी का रेफरेंस चाहिए जो आपने पास कर दिया। अब मान लीजिए 2 नंबर हम जोड़ते हैं, तो int a b और c हम प्रॉपर यूजर्स लेते हैं। तो हमने कहा भाई ऐसा आउट कर दो, क्या यहाँ पे मैसेज दे दो एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कहा एंटर फर्स्ट नंबर, और a इक्वल टू क्या कर दिया आपने, br.readLine। पहली बात तो रीड लाइन जो है स्ट्रिंग को रीड करता है, इसलिए आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर डॉट पार्सint में। इसको आपने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर डॉट पार्सint br.readLine। पहला नंबर रीड कर लिया आपने। ठीक है, इस तरीके से आपने दूसरा नंबर रीड कर लिया, और आपने यहाँ पे c इक्वल टू a प्लस बी किया, और यहाँ पे आपने कर दिया कि सम इज इक्वल टू प्लस सी। अब यहाँ पे ध्यान दें तो रीड लाइन पे यहाँ पे आप देखिए तो ये चूंकि आईडी है हमारा VS कोड, तो इसलिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है कि
अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप आयो एक्सेप्शन, यहाँ पे देखिए अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप आयो एक्सेप्शन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस प्रोग्राम को अगर आप कंपाइल करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रोग्राम को जैसे ही आप कंपाइल करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया और कंपाइल करते देखिए क्या आ रहा है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन आयो एक्सेप्शन, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन आयो एक्सेप्शन। ठीक है, तो अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक कॉट एक्सेप्शन है, मतलब रीड लाइन एक कॉट एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है और हमें उस एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। अगर आप उस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो इसका सही तरीका क्या है? इसका सही तरीका तो यह है कि हम इस सारी चीज को कहाँ पे लिख दें, हम इस पूरे मसले को हम लगा दें ट्राई और कैच के अंदर। ठीक है, ट्राई और कैच के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आपने ट्राई लगाया, यहाँ पर आप लगा दें कैच। ठीक है, यहाँ पे कर दें एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ई, और यहाँ पे कर दें एक मैसेज दे दें क्या, प्रॉब्लम इन कोड, अगर आए तो प्रॉब्लम इन कोड। ठीक है, अगर आप ये करेंगे तो यहाँ तक आपका ये प्रोग्राम बिल्कुल सही चल जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या प्रोग्राम में नहीं आएगी। यहाँ ए को बी कर दीजिए, आप चाहे तो इसे रन करा के देख लीजिए। हमने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया और इस प्रोग्राम को रन करा दिया। ठीक है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20 चल गया। तो कहने का मतलब है कि एक कॉट एक्सेप्शन, रीड लाइन क्या करता है, एक ऐसा मेथड है जो कॉट एक्सेप्शन को थ्रो करता है। कॉट एक्सेप्शन का मतलब, चूंकि रीड करते समय प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए जावा ने आपको इन्फोर्स कर दिया है कि भाई ये एक्सेप्शन आएगी ही आएगी और आप इसको हैंडल करो। और ये कंपाइल टाइम में ही चेक हो जाएगा कि आपने इसको हैंडल किया है कि नहीं। इसको अगर आप रिलेट करना चाहते हैं तो कैसे रिलेट करेंगे? जैसे समझ लीजिए कि कोई सड़क पे चलते समय हम गिर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने हमको इन्फोर्स कर दिया कि आपको हेलमेट लगाना ही लगाना है, बिना हेलमेट लगाए आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल वैसे ही ये मसला है कि आपने यहाँ पे रीड लाइन को यूज करके यहाँ पे आपने कहा कि आपको इसको मतलब ये आपको ट्राई कैच लगाना ही पड़ेगा, बिना ट्राई कैच के आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, अब मसला आता है कि यार हमें ट्राई, बहुत लोग जैसे हेलमेट लगाने में इंटरेस्टेड तो होते नहीं है, लेकिन हेलमेट लगाने गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है, तो उसी तरीके से हम ट्राई कैच नहीं लगाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अब ट्राई कैच नहीं लगाएंगे तो ये जो हमारी एक्सेप्शन आ रही है ये हमको आगे बढ़ने नहीं देगी। आप देख सकते हैं बार बार आ जाएगी। अब क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे तरीका आता है थ्रोज, यही मैं समझा रहा था आपको। थ्रोज आपने कर दिया आयो एक्सेप्शन, या तो आयो एक्सेप्शन कर दिया, एक्सेप्शन भी कर देंगे तो चलेगा। अब यहाँ पे जैसे ही आपने थ्रोज आयो एक्सेप्शन कर दी, देखिए आपकी एक्सेप्शन क्या होगी, गायब हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जब इसको कंपाइल करा तो कंपाइल करने के बाद अब ये प्रोग्राम आपका प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी कॉट एक्सेप्शन को ट्राई कैच से नहीं हैंडल करना चाहते, तब आप क्या लगा सकते हैं? तब आप लगा सकते हैं थ्रोज। और आपने थ्रोज लगा दिया तो इसका मतलब है कि जो एक्सेप्शन कंपाइलर आपको दे रहा था वो एक्सेप्शन क्या हो जाएगी, वो एक्सेप्शन बाईपास हो जाएगी, मतलब वो एक्सेप्शन आराम से हैंडल हो जाएगी बिना किसी समस्या के। ठीक है, तो थ्रोज का मतलब मैंने समझा दिया आपको कि अगर किसी कॉट एक्सेप्शन को आपको हैंडल करने में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो उसको बाईपास करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं थ्रोज कीवर्ड का। अब लास्ट में सिर्फ एक बचता है, थ्रो क्या काम करता है। तो थ्रो को भी हम लोग बड़े आराम से समझ सकते हैं, थ्रो क्या काम करता है। तो क्या इसके लिए क्वेश्चन है कि क्या हम लोग खुद की एक्सेप्शन बना सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। तो खुद की एक्सेप्शन जब हम बनाते हैं तो उसको थ्रो करने के लिए थ्रो कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है, आइए हम लोग इस बात को पहले समझते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई खुद की एक्सेप्शन बनाना चाहते हैं, तो खुद की एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है? मान लीजिए मैं कोई यूजर डिफाइंड रूल अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, ये भी कोड ये मैंने यहाँ से हटा दिया। अब कोई यूजर डिफाइंड कोड का मतलब क्या है? यूजर डिफाइंड मतलब एक्सेप्शन का क्या मतलब है? जैसे मैंने एक क्लास बना दिया, मान लीजिए क्लास का नाम मैंने कहा कि ई एक्स डेमो, एक्सेप्शन डेमो, मैंने क्लास का नाम दे दिया और इसके अंदर एक फंक्शन बना दिया पब्लिक वाइड, मान लीजिए चेक वैल नाम से। ठीक, अब इसके अंदर एक एन दे दिया। हमने यहाँ पे कहा भाई कि एन की वैल्यू अगर 1 से 10 के बीच में है तब तो ठीक है। ठीक है, तब तो ये कहो कि वैलिड वैल्यू है, अदरवाइज एक्सेप्शन जनरेट कर दो। मतलब हम अपना एक नियम बनाना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। तो हमने कहा कि अगर n इज ग्रेटर और इक्वल देन 1 एंड n इज लेस और इक्वल देन 10 तो क्या कर दो, तो यहाँ पे एक मैसेज दे दो कि n
इज अ वैलिड वैल्यू। अदरवाइज क्या कर दो, अदरवाइज हमने कहा कि एक एक्सेप्शन को थ्रो कर दो, हमने कहा न्यू, हमने कहा थ्रो करो क्या, न्यू एक्सेप्शन, मतलब एक रन टाइम एक्सेप्शन बनाओ और मैसेज दे दो कि n इज नॉट अ वैलिड वैल्यू। ठीक है, और क्या हो गया, जब आप यहाँ पे थ्रो लगाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा थ्रोज एक्सेप्शन, क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन आपका क्या कर रहा है, एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है, तो इसको बाईपास करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, थ्रोज। अब जो भी बंदा आपके इस फंक्शन को यूज करेगा उसको या तो ट्राई कैच लगाना पड़ेगा या तो क्या लगाना पड़ेगा, थ्रोज लगाना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक तो लगाना ही लगाना पड़ेगा। क्या मतलब है इस बात का, ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक्सेप्शन डेमो क्लास का आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया, एक्सेप्शन डेमो क्लास का आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मान लीजिए ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू एक्सेप्शन डेमो। ठीक है, और आपने कहा कि एक वैल्यू ले लेते हैं एन, एन इक्वल टू मान लीजिए आपने कहा 5 और आपने कहा कि ऑब्जेक्ट डेमो डॉट फंक्शन का नाम क्या है, चेक वैल, और एन पास कर दिया। अब आप देखिए कि वैसी ही एक्सेप्शन यहाँ पर भी आ रही है। ये देखिए यहाँ पर अनहैंडल एक्सेप्शन टाइप एक्सेप्शन, मतलब ये अनहैंडल है, इसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। इसको हैंडल किए बिना हमारा प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। तब आप क्या कर सकते हैं, इसको आप उठा करके डाल सकते हैं किसके अंदर, ट्राई कैच के अंदर। आपने कहा ट्राई, और ट्राई के अंदर आपको लगा देना है क्या, कैच को। ठीक, तो ये आपका जो हो गया, यहाँ पर आपने कहा कि यहाँ पे आपने कहा कैच, और कैच के अंदर आपने कहा एक्सेप्शन और उसका एक क्लास का ऑब्जेक्ट ई, और आप मैसेज दे दीजिए सिस्टम। अब यहाँ पे कुछ मैसेज दे दीजिए, एक्सेप्शन इज इक्वल टू क्या, प्लस ई डॉट टू स्ट्रिंग या गेट मैसेज। ये भी होता है कि मतलब क्या मैसेज आ रहा है, एक्सेप्शन क्या आ रही है, उसको एग्जैक्टली प्रिंट करने के लिए होता है ई डॉट गेट मैसेज। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चेक वैल नाम का आपने एक फंक्शन बना दिया जो 1 से 10 के बीच वैल्यू है तो वैलिड है, अदरवाइज एक्सेप्शन आएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊं तो ध्यान दीजिएगा, अगर 1 से 10 के बीच में है तो प्रॉपर यहीं पे काम हो जाएगा, मतलब ये वाला मैसेज प्रिंट कर देगा। और 1 से 10 के बीच में नहीं है तो कहाँ पर आएगा, एक्सेप्शन ब्लॉक के अंदर आएगा। इसीलिए मैंने एक्सेप्शन यहाँ पे मैसेज दे दिया। तो अभी चूंकि एन की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो जब एन की वैल्यू 5 है तो क्या आना चाहिए, वैलिड वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, और ये नॉर्मल है, 5 इज वैलिड वैल्यू। लेकिन जैसे ही एन की वैल्यू 50 होगी तो वो 1 से 10 के बीच में नहीं है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे कंपाइल पे लगा दिया कि एक्सेप्शन आई है 50 इज नॉट अ वैलिड वैल्यू। मतलब जब 50 हो गई तो तुरंत ब्लॉक के अंदर आ गया। क्यों, क्योंकि हमारे हिसाब से हम एक क्या है, एक एक्सेप्शन है। तो ये है आपका पूरा एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अगर कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।